Students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. हेलो बच्चों, सभी अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर कितना हो गया, क्या हो गया, उसके साथ अपन आगे के वीडियो लेके चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर अपन आगे की बातें करेंगे। तो अपन अगर देखें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो इसका परिचय जो था वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपन ने सारी चीजें देख ली, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे चर्चाएं कर ली। उसके बाद हमारा जो आया वो आया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। उनको मैंने एक बार बीच में रोका था, क्योंकि जब तक आगे की चीजें नहीं पता हो तब तक अपन आगे इनको नहीं पढ़ सकते। सीमांत उत्पादन संभावना, ये भी मैंने एक बार रोक रखा है। आपके इस सेक्टर में दो से टॉपिक्स बचे हुए हैं। आगे जैसे मैं आपको दिखाऊं तो जैसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो मैंने आपको बताई थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। उसके बाद हमारी बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझकर उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। फिर हमारा जो बिंदु आता है उस बिंदु में हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था देख ली और पूंजीवादी, समाजवादी, ये तीनों अपन ने पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में भी हमने पूरा अध्ययन कर लिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी अध्ययन कर लिया। और इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसमें अब मुख्य रूप से केवल और केवल दो ही बिंदु शेष रहे हैं। पहला जो बिंदु है वो है आपका प्रमुख आर्थिक समस्याएं या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये आपका एक पेंडिंग रहा है। दूसरा अगर अपन देखें तो जो इसमें जो बाकी रहा है वो है उत्पादन संभावना वक्र, या जिसे अपन सीमांत उत्पादन संभावना या बहुत से अन्य नामों से भी बुलाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नोट्स में पढ़ लिया होगा। तो ये सब देखते हुए हमारे इस चैप्टर में केवल दो चीजें आपके सामने बाकी रही है। मैं बहुत ही छोटे छोटे वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग उन वीडियो से आसानी से हर चीज को समझ लें और उनको समझने के बाद आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो अपना जो टॉपिक होगा वो आज अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। इस टॉपिक को मैं दो वीडियो में डिवाइड करूंगा। पहला जो आज का वीडियो होगा उसमें मैं आपको केवल और केवल भारत में या किसी भी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम लोग केंद्रीय समस्याओं के हल की बात करेंगे। उसके बाद में आपको सामने जो अगला वीडियो आएगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग केंद्रीय आर्थिक समस्याओं सबको कंप्लीट करते हुए और जो उत्पादन संभावना वक्र है जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ में आपके नोट्स चल ही रहे हैं। तो मैं आता हूं सीधे अभी नोट्स पे। तो जब अपन नोट्स की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की बात करते हैं। समस्या क्या है? जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे शुरू में हमने एक बात की थी कि अर्थव्यवस्था का जन्म क्यों हुआ, अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण बात क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब ही एक ही चीज है कि मनुष्य के पास जो संसाधन है वो बहुत सीमित है और सीमित साधनों में उनकी जो आवश्यकताएं हैं जो असीमित हैं उनकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए भी है कि जो संसाधन वो उपयोग में ले रहे हैं उन सभी संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग भी है। इसलिए
केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है और कुछ समस्याएं अर्थव्यवस्था के सामने सभी अर्थव्यवस्थाओं में आती है, इसलिए उनको केंद्रीय समस्याओं का नाम दिया गया। और उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको नोट्स के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केंद्रीय आर्थिक समस्याएं होती हैं, उन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं में अपन अगर देखें तो सबसे पहले उनके जन्म होने का महत्वपूर्ण रीजन जो है, महत्वपूर्ण जो कारण है, वो है मानव की आवश्यकताएं जो असीमित होती हैं। और जो उत्पादकीय संसाधन है, संसाधन कौन कौन से हैं साहब? हमारे पास भूमि है, अन्य प्राकृतिक संसाधन है जैसे कच्चा माल है, पूंजीगत उपकरण है, और जिनसे उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु माल और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन हो, जिनके माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है, वो सब क्या है? वो सब सीमित मात्रा में होते हैं। और मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित मात्रा में होती है। अब इन सभी जो संसाधन है, उन सभी संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है, अल्टरनेटिव यूजेस है। और उस कारण से क्या है, मनुष्य के सामने एक समस्या जो आती है, वो सबसे पहली समस्या है चयन की समस्या, कि वो किस चीज में इसका उपयोग करे, किस चीज को इसका उपयोग न करे, मतलब किस चीज को अपने उपयोग में लेवे और किस चीज को छोड़े। अब प्रत्येक समाज को संसाधनों की कमी चयन की समस्या उत्पन्न करती है। अगर संसाधन की कमी नहीं होगी तो व्यक्ति प्रत्येक संसाधन का उपयोग करेगा और उसकी जो इच्छा होगी उसको पूर्ण करेगा। अब प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी एक ही है कि उसके पास समस्या है संसाधनों की कमी, और उन संसाधनों की कमी के कारण उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन का मतलब उसके पास जो दुर्लभ संसाधन है, उन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करे। तो जब उसके सामने ऐसी दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो उसके सामने जो एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता होता है या उत्पादक होता है, उसके उत्पादक के सामने क्या परेशानी आती है? उत्पादक के सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। सबसे पहली जो परेशानी है, सबसे पहली समस्या है, वो ये है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करे। वो सभी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता अगर उसके पास संसाधन अथाह होते। संसाधनों की मात्रा सीमित नहीं होती तो वो कितने भी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता था। अब उसके सामने दिक्कत है कि उसके पास संसाधन कम है, तो वो कितना या किन वस्तुओं का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे, ये उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, उत्पादन कैसे करे, उत्पादन की तकनीक की समस्या है। उसे उत्पादन की तकनीक का चयन करना है। तकनीक का चयन, उसके पास श्रम भी है, उसके पास श्रम के साथ साथ मशीनें भी उपलब्ध हैं। उन मशीनों से उत्पादन करे या श्रम से उत्पादन करे? श्रम से उत्पादन करे तो उसके पास श्रम की बहुतायत है या नहीं है। अगर वो पूंजी से उत्पादन करे यानी मशीनों से उत्पादन करे तो क्या उसके पास मशीनें उपलब्ध हैं या नहीं है। ऐसा भी ना हो कि अगर वो मशीनों से उत्पादन करे और श्रम बेकार चला जाए, या वो श्रम से उत्पादन करे और मशीनें यानी पूंजी जो है वो उसकी बेकार हो जाए। उसके सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो। तो दूसरी उसके सामने प्रॉब्लम आती है, दिक्कत, समस्या जो आती है वो यही है, कैसे उत्पादन करना है, तकनीक का चयन। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी मान इसलिए कहता हूं कि किसके लिए कह रहे। अब आप बोलोगे सर किसके लिए का मतलब, तो किसके लिए का मतलब समाज में दो वर्ग उपस्थित होते हैं। एक वर्ग जो होता है वो गरीब वर्ग होता है, निम्न वर्ग जिसको अपन कहते हैं। एक वर्ग उच्च वर्ग होता है जो पैसे वाला होता है।
अब पैसे वाले के लिए उत्पादन करे या गरीब वर्ग जो निम्न कोटि का व्यक्ति है उसके लिए उत्पादन करे, क्योंकि अगर वो निम्न कोटि के व्यक्ति के लिए उत्पादन करता है तो केवल समाज का कल्याण होगा, उसे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे आर्थिक कल्याण के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन अगर वो अमीर व्यक्ति के लिए उत्पादन करता है तो उसे लाभ भी होगा और उसके साथ साथ अमीरों का उत्थान भी होगा। तो उसके सामने जो महत्वपूर्ण एक उत्पादक के सामने परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनमें सबसे पहली है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी है कैसे उत्पादन करें, उत्पादन की तकनीक की समस्या, और इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन के वर्ग का चयन। अब आगे जब अपन बात करते हैं तो जो आर्थिक समस्या है उसे परिभाषित कैसे किया जाए, है क्या ये? तो जो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, कोई हो, पूंजीवादी हो समाजवादी हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर अपन ने इनको 3 भागों में बांटा है अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित, उसी प्रकार से विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, विकसित और विकासशील। तो चाहे अर्थव्यवस्था विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, एक अर्थव्यवस्था को जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो है दुर्लभ वस्तुओं के चयन या चुनाव की समस्या। वो अपन ने ऊपर बात कर ली कि कौन सी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के उत्पन्न होने के महत्वपूर्ण जो कारण है वो भी मैंने आपको क्लियर किए हैं। पहला कारण असीमित मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा कारण आवश्यकताएं संतुष्ट करने के लिए सीमित साधन, और तीसरा कारण साधनों का वैकल्पिक उपयोग। 3 कारण हैं। सैमुअल्सन और नॉर्डहाउस, ये 2 अर्थशास्त्री थे, इन्होंने प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के लिए 3 समस्याओं को महत्वपूर्ण दिया और उनको शॉर्ट में बोला क्या, कैसे और किसके लिए, क्या, कैसे और किसके लिए संबोधित किया। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज ये समस्याओं का इस वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो जो होगा उसमें आपको इन समस्याओं का हल कैसे हो वो बताया जाएगा। तो पहली जो समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। तो बात करें तो सीमित संसाधनों को ध्यान में अगर अपन को रखना है और सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र व्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि अगर अपन ने उत्पादन ज्यादा कर दिया तो जो वस्तुएं हैं वो पड़ी रहे, विक्रय न हो और हमें सस्ती दर पे उसे बेचना पड़े, और ऐसा भी ना हो कि हमने कम कर दिया तो बाजार में हमारे तो संसाधन बेकार पड़े रह गए और बाजार में और उस वस्तु की मांग बरकरार रही। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए और क्या किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो यहां पर क्या होगा कि अगर कोई अर्थव्यवस्था वस्तु के अधिक उत्पादन का निर्णय ले लेगी तो क्या होगा, दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। इसलिए हमें इस का निर्णय, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो सीमित नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि समाज में जितनी भी वस्तुओं की उपलब्धता है या आवश्यकता है उन सभी का उत्पादन हो जाए और हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का भी पूर्ण रूपेण उपयोग हो जाए, न तो हमारे पास संसाधन बचे और न ही हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो, यानी अतिरिक्त उत्पादन भी ना करें। तो अपन को क्या देखना है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ये पहली समस्या है आपको
बता दीजिए। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं में पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो दूसरी जो समस्या आती है वो क्या आती है? दूसरी समस्या आती है कि कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन के लिए मैंने आपको बताई थी कि दो प्रकार की तकनीक है, क्योंकि यहां पर अपन को क्या करना है, तकनीक का चयन। तो हमारे पास दो प्रकार की तकनीक है। एक है श्रम गहन तकनीक, श्रम गहन तकनीक, और दूसरी है पूंजी गहन तकनीक। यानी अगर श्रम गहन है तो आप पूंजी की बचत कर रहे हो, और अगर पूंजी गहन है तो आप श्रम की बचत कर रहे हो। ये बात आप समझ लीजिएगा कि अगर आप पूंजी गहन तकनीक का उपयोग कर रहे हो, यानी आप जितना भी उत्पादन है वो मशीनों की सहायता से कर रहे हो, तो आप श्रम की बचत कर रहे हो, श्रम का उपयोग नहीं कर रहे हो। और श्रम गहन तकनीक है, मैं आपको दोनों क्लियर करूंगा अभी अगले पेज पे। श्रम गहन और पूंजी गहन तकनीक क्या होती है? तो आप पूंजी की बचत कर रहे हो, आप मशीनों का उपयोग नहीं कर रहे। अब इन दोनों को समझें कि श्रम गहन क्या होता है और पूंजी गहन क्या होता है। श्रम गहन क्या होता है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है श्रम की अधिक और पूंजी की कम मात्रा लगाकर किया जाता है। अब स्थिति क्या होती है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पूंजी जो है, यानी पूंजी का मतलब आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहां अर्थव्यवस्था में पूंजी का मतलब कैपिटल या नगद रुपयों से नहीं है। यहां पर पूंजी का मतलब उत्पादकीय संसाधन, जिनसे उत्पादन किया जा सकता हो, जैसे मशीनें, जैसे टूल्स, ये जो सब चीजें हैं उन्हें अपन पूंजी कहते हैं। तो यहां पर अगर ये सस्ती है, मशीनें सस्ती हैं, टूल्स सस्ते हैं, तो आप क्या करोगे? मशीनों से या टूल्स से उत्पादन करोगे, तो वो कहलाएगी पूंजी गहन। लेकिन अगर श्रम सस्ता है तो आप वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है श्रम की अधिक और पूंजी की कम मात्रा लगाकर उत्पादन करोगे, वो कहलाएगा श्रम गहन तकनीक। यानी आप उसमें क्या कर रहे हो? पूंजी की बचत कर रहे हो, तो वो तकनीक हो गई पूंजी बचत तकनीक। अब उसके बाद पूंजी गहन तकनीक। पूंजी गहन तकनीक का मतलब क्या है? पूंजी गहन, जैसे मैंने आपको बताया, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पूंजी की अधिक मात्रा और श्रम की कम मात्रा लगाकर किया जाता है। बात वही आ गई ना, क्योंकि श्रम क्या है यहां पर? महंगा है। पूंजी सस्ती है, तो अब क्या करना है भाई? पूंजी की तो कम मात्रा, अधिक मात्रा उपयोग करो, और श्रम की कम मात्रा उपयोग करो। उत्पादक क्या करता है? इन दोनों विधि में से, चाहे वो श्रम गहन हो चाहे वो पूंजी गहन हो, दोनों में से एक विधि का चुनाव करता है, और उत्पादक उसी विधि को चुनेगा जिसमें लागत क्या हो? सबसे कम। ये दूसरी समस्या है जिसका नाम है, मैंने आपको बताया कैसे उत्पादन किया जाए, यानी तकनीक की समस्या, तकनीक का चयन। अब तीसरी जो बात आती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब इस समस्या में क्या होता है, समाज में अमीर और गरीब दोनों ही तरह के लोग होते हैं, और उनकी क्रय शक्ति भी अलग अलग होती है, यानी परचेजिंग पावर। एक अमीर आदमी की क्रय शक्ति बहुत बड़ी होती है, गरीब आदमी की क्रय शक्ति बहुत कम होती है। अतः उत्पादक को निर्णय लेना होता है कि वो किस तरीके का उत्पादन करें जिसे लोग खरीद सके। अगर वो गरीबों के लिए करेगा तो उसे सस्ती दर पे उत्पादन करना पड़ेगा, और अगर अमीरों के लिए करेगा तो उसे पता है कि अगर महंगी दर पे भी करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट उत्पादन बिक जाएगा। तो मैंने जो आज के आपके इस वीडियो में बताया है वो आपको बताया है पूंजी की जो आर्थिक समस्याएं हैं, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में, कैसे करें और किसके लिए करें। आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आप मैसेज करें, कमेंट करें, फोन करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, पर अपनी एक एक बिंदुओं को आप स्पष्ट कर लें। जो भी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करवाएं। आप ही का चैनल है, आप ही को इंप्रूव करवाना है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इन केंद्रीय समस्याओं की और समाधान को लेकर। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
इन केंद्रीय समस्याओं के समाधान को लेकर सभी पूरा वीडियो